मिटा दीजिए सर। हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग 5 हेड ऑफ इनकम पढ़े थे ना। 5 हेड ऑफ इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और आज हमको इसी इनकम के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, आखिर सर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे होती है। ठीक, अभी पूरा हम लोग डेफिनेशन पे कवर करेंगे, बस अभी हमको समझना है कि क्या क्या इनकम कैसे कैसे होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं कि अगर मेरे पास एक घर था, ठीक, उसमें 2 कमरे थे, और हमने क्या कर दिया, ये दोनों कमरों को रेंट पे दे दिया। ठीक, तो मुझे उस घर को जब रेंट पे दिए होंगे तो हर महीने मुझे क्या मिलता होगा, रेंट। तो ये जो रेंटल इनकम मुझे होगी, ये जो क्या होगी, रेंटल इनकम होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास घर है और मैंने उसको किस पे दे दिया है, किराए पे दे दिया है, और उससे मुझे क्या हो रही है, रेंटल इनकम होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्यों मुझे इनकम कहां से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक छोटा सा कंसेप्ट बताएं, इसके अलावा और भी कई सारी इनकम होगी। ठीक, चलिए अब हम आओ देखते हैं कि ये कौन सा सेक्शन हमको डील करता है। तो साफ साफ बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, यानी कि सेक्शन नंबर 22 से लेकर के 28 तक किसमें डिस्कस किया गया है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तो सेक्शन 22 आपसे कहता है, 27 तक 22 आपसे कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोला है, एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले तो मेरा एक वर्ड आ गया, क्या, एनुअल वैल्यू। ठीक, ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, या तो कोई बिल्डिंग होगी, और एनी लैंड अपॉर्टिनेंट, या तो वो क्या होगी, बिल्डिंग होगी, या तो वो क्या होगा, लैंड अपॉर्टिनेंट होगा। अच्छा क्या होता है देखते हैं। देयर टू, यानी कि उससे लगा हुआ, ठीक है, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, यानी कि ओनर ही क्या होगा, मेरा असेसी होगा। यानी कि हमको किससे मतलब होता है, उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, और हम उसी को क्या मानेंगे, असेसी मानेंगे। ठीक, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, और यहां पे साफ साफ क्या लिखा है, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप ऑल्सो, यानी कि असेसी कौन होगा, जो उसका ओनर होगा, वो ओनर भी हो सकता है या फिर वो डीम्ड ओनर भी हो सकता है। ठीक, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू होगी। ठीक, और प्रॉपर्टी का मतलब क्या, या तो बिल्डिंग या तो लैंड अपॉर्टिनेंट, क्या होता है देख लेंगे। ठीक, और वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, ओनर की होनी चाहिए। तो वो जितनी भी इनकम होगी उससे वो क्या मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी टैक्स कर दी जाएगी। ठीक, यानी कि इनकम का मतलब क्या हो गया, एनुअल वैल्यू। ठीक है, जो भी एनुअल वैल्यू होगी उससे भी क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है, पक्का। अब आओ देखते हैं सर, बिल्डिंग तो हमको क्लियर है कि बिल्डिंग क्या होती है, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ क्या बोल रहा है, लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, इसका मतलब क्या होता है। आओ समझो जरा ध्यान से। ये एक बिल्डिंग है, एग्जाम्पल, ये क्या है, बिल्डिंग है। इसका किराया कितना है, इसका किराया 10,000 है। ठीक है, पर मंथ मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक और घर है बिल्कुल इसी के जैसा, बिल्कुल क्या है, इसी के जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, सेम रूम सेम सब कुछ, लेकिन इसके में पार्किंग फैसिलिटी है। ठीक, इसमें आप गाड़ी क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। जल्दी से बताओ, इसका रेंट 10,000 होगा या 10,000 से ऊपर हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, हो सकता है ये कितना चार्ज करे, 12,000। क्यों ये 12,000 चार्ज कर रहा है,
क्योंकि इसने अपने बिल्डिंग के साथ में और भी कुछ क्या दिया है, एरिया दे दिया है, लैंड दे दिया है उससे सटे हुए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। ठीक, इसके साथ साथ इसने खेलने के लिए पार्क भी दे दिया, बैठने के लिए चेयर और लगा दिया। आ रही बात समझ में? यहां पे एक अलग से रोड भी दे दिया कि चलो ये भी आप ही का होगा, साइड में कोई लेन टाइप में क्या दे दिया, कुछ स्पेस दे दिया। तो जितना भी ये घर के आसपास में आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है या लैंड प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी वो आपसे क्या चार्ज कर सकता है, रेंट चार्ज कर सकता है। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में ये लिखा होता है कि साहब हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वही क्या होगा, टैक्स लगेगा। अब जल्दी से बताओ, अगर ये कंसिस्टिंग ऑफ एनी सिर्फ बिल्डिंग लिखता, क्या लिखता, बिल्डिंग, तो इस केस में भी कितना टैक्स लगता, 10,000, और इस वाले केस में भी कितना लगता, 10,000 रुपए। अब बताओ जरा, इस वाले केस में मुझे रेंट कितना मिल रहा है, 15,000, लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स सिर्फ कितने पे लगता, 10,000 पे, अगर ये केवल लिखा होता क्या, बिल्डिंग। ठीक, लेकिन जब इनकम टैक्स को लगा अरे बेटा तुम तो इसी से कमा रहे हो, यानी कि जो तुम आसपास में जमीन दे रहे हो या आसपास में जो एरिया दे रहे हो तुम उससे क्या कर रहे हो, कमा रहे हो। तो जब आसपास के एरिया से तुम कमा रहे हो तो रेंट भी दो, क्योंकि तुमको रेंट का ही तो पैसा मिल रहा है। ठीक, तो इसीलिए उसने एक वर्ड क्या ऐड कर दिया, बिल्डिंग, और उसके साथ में क्या ऐड कर दिया, लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू, मतलब कि इससे लगा हुआ, यानी कि आपके बिल्डिंग से लगा हुआ एरिया। अच्छा, मान लो सपोज ये घर है और इससे 400 किलोमीटर दूर हम तुमको कुछ और पार्किंग का जगह दे रहे हैं, बोलो, तो क्या ये भी तो पार्किंग का जगह दे रहे हैं, तो क्या इसका भी रेंट लग जाएगा, लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है। आ रही बात में? यानी कि वो जो लैंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग से लगा हुआ, बिल्डिंग से लगा हुआ जो एरिया आप देते हो उसके बदले में आप एक्स्ट्रा उससे रेंट चार्ज कर सकते हो, और वो भी क्या माना जाएगा, रेंटल वैल्यू में माना जाएगा। यानी कि ये जो लैंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है वो क्या होना चाहिए, आपके बिल्डिंग से लगा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। अरे बात समझ में? उससे कोई भी अगर आपको रेंट रिसीव होगा तो वो किस में आएगा, वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। ठीक, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आएगा, बिल्डिंग भी आएगा और बिल्डिंग से लगा हुआ लैंड भी आ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, ऑफ विच, ये विच मतलब किसकी बात कर रहा है, यहां विच का मतलब क्या, बताओ जल्दी। ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब क्या हो गया, ऑफ विच का मतलब प्रॉपर्टी। ठीक, ये किसका बात कर रहा है, प्रॉपर्टी का जिसका मालिक कौन है, जो उसका मालिक होगा वही मेरे लिए क्या होगा, असेसी होगा। ठीक, अगर मान लो मेरे नाम से घर नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नाम से घर नहीं है और अगर मुझे रेंट मिलता है, मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो क्या मैं मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा, नहीं, वो किसके ऊपर लगेगा, जो उसका मालिक होगा। काम खत्म, ओनर के ही ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जो भी उसका मालिक होगा। ठीक, कहानी समझ में आई? ठीक, कोई दिक्कत? अब जो एसएससी कौन होगा, जो उसका ओनर होगा, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, यानी कि मोटा मोटी कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या आएगा, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी, जो भी बिल्डिंग या जो भी प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, ओनर ही क्या होगा, असेसी होगा। ठीक, और उसको अगर किसी भी तरह का एनुअल वैल्यू होगा, उस एनुअल वैल्यू पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। काम खत्म, यही तो है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे की लाइन देखो, बट इफ एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, कुछ भी हिस्सा, इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा है, यानी कि ओनर ही का ही है। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किस लिए इस्तेमाल होता है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, और वो बिजनेस और प्रोफेशन किसके द्वारा कैरी होता है, ऑन बाय हिम, हिम का मतलब मालिक के द्वारा।
यानी कि उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है तो देन इनकम फ्रॉम सच पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आया? सर आगे बट क्यों सर? देखो सर जमीन तो उसी की होगी। ये है घर मेरा, क्या है? घर मेरा। इस घर में मैं रहता हूं, क्या करता हूं? रहता हूं। या इस घर को मैंने किराए पे दे दिया, ठीक? तो इस घर से जो भी इनकम होगी वो किसकी इनकम मानी जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है? लेकिन इस घर का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं बिजनेस के लिए, यानी कि मैंने इस घर पे क्या खोल रखा है? दुकान। मैं रहता नहीं हूं, मैंने दुकान खोल दी है, एजेंसी खोल दी है, कुछ भी खोल दिया है, तो उस केस में जितना भी इनकम होगा वो मानी जाएगी कि वो बिजनेस की इनकम है। किसकी इनकम है? बिजनेस की इनकम है। वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया, मैंने एजेंसी खोल दी, मैं दुकानदार हूं, मैं दुकान खोल दिया अपने घर में, ठीक? मैंने फ्रिज बनाने का कोई काम शुरू कर दिया, मैंने कोई भी कारोबार शुरू कर दिया, कोई भी तरह का अगर आप बिजनेस करते हो अपने बिल्डिंग में, तो उससे किसी भी तरह की इनकम होगी तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी? बिजनेस की मानी जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की। उसमें बिजनेस इनकम के प्रोविजंस लगेंगे, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की। कुछ कहानी समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर बिल्डिंग का कोई भी पोर्शन आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो उस केस में अगर किसी भी तरह का इनकम होता है उस प्रॉपर्टी से तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। किसमें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो एकदम अच्छे से। सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुनो, पहला केस हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये है मेरा घर। किसका घर है? मेरा घर है, ठीक? यानी कि इसके मालिक कौन है? इसके मालिक है आप सर, यानी कि शुभम सर इसके क्या है? मालिक है, ठीक? मैंने इस घर को, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने इस घर को अपने दोस्त को दे दिया। किसको दे दिया? अपने दोस्त को दे दिया किराए पे। यानी कि मैंने अपना ये घर किसको दे दिया? किराए पे दे दिया अपने दोस्त को, ठीक? अब ये दोस्त हमको क्या पे करता है? रेंट, ठीक? तो जल्दी से बताओ, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ओनर, मैंने अपना प्रॉपर्टी दिया, उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेरा दोस्त एक नंबर का चंट निकला, उसने मेरा घर अपने किसी दोस्त को किराए पे दे दिया। आ रही बात समझ में? ठीक? मेरे दोस्त ने क्या कर दिया? इसको किराए पे दे दिया। जल्दी से बताओ, इस दोस्त का नाम है वाई और इस दोस्त का नाम क्या है? एक्स। मैंने इसको दिया था 12,000 पे। कितने पे? 12,000। और इसने इसको दे दिया है 15,000 पे। जल्दी से बताओ, इसको 15,000 का इनकम हो रहा है ना, और मुझे 12,000 की इनकम हो रही है ना? पक्का? अरे 15,000 का हो रहा है, लेकिन आप 12,000 अरे उससे हम 15,000 की इसको इनकम हुई एक तरह से, और हमको कितनी हुई? 12,000 की रेंटल इनकम। वो कितना दे रहा हमसे क्या मतलब है? ठीक, 15,000 इसको इनकम मिला और इसको कितना मिला? 12,000। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जल्दी से बताओ, जो मुझे 12,000 मिल रही है वो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कि नहीं है? है। अच्छा, और मेरे दोस्त एक्स को जो 15,000 की इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कि नहीं है? नहीं, वो ओनर थोड़ी ना है उस घर का। आ रही बात समझ में? कुछ कहा नहीं, बोलो। यानी कि अगर वाई जो मेरा दोस्त है एक्स को क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है, तो प्रॉपर्टी भी है, एनुअल वैल्यू भी है, इनकम भी है, लेकिन एक्स जो है, जो मेरा दोस्त है, वो उसका ओनर नहीं है। तो जब ओनर नहीं है तो इसको अगर किसी तरह की इनकम होगी तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान जाएगी। तो सर किस में आएगी? अदर सोर्स में जाएगी। हम देखिए उस पर चर्चा करेंगे, ठीक? और उस पर अभी मेन बात समझो, इतनी बात समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये केस क्लियर हो गया, यानी कि ओनर होना
जरूरी है। अब दूसरा केस सुनो, ये है एक घर, इसका नाम है ए, ये है दूसरा घर, इसका नाम है बी, और ये है तीसरा घर, इसका नाम है सी, और ये है चौथा घर, इसका नाम है डी। ठीक ठीक है, ये 4 घर है। ठीक, मेरे ही 4 घर है मान लो, हम ही उसके ओनर है। ठीक, अब सुनो, इस वाले घर को मैं खुद रहता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि मेरा खुद का घर है और मैं इसका ओनर हूं। ठीक, ये घर मैंने किराए पे दे दिया है। किस पे दे दिया है? किराए पे दे दिया है इस वाले घर को। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फिर देखो, इस वाले घर में मैं बिजनेस करता हूं, इस वाले घर में मैं क्या करता हूं? बिजनेस करता हूं। ठीक है, और ये वाला घर मैंने अपने दोस्त को दिया और मेरा दोस्त उस पे क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। दोस्त को दिया है और दोस्त मेरा बिजनेस कर रहा है। चारों केस क्लियर हो गया? इससे अगर मुझे इनकम होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? सर उसमें तो खुद रह रहे हैं। मान लेते इनकम अगर कुछ होती है तो, वैसे तो लॉस होगा, तो लॉस अगर होता है तो वो लॉस जो है वो हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा कि नहीं? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो। इसकी इनकम ये आएगी हाउस प्रॉपर्टी में, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में आ गई। ये वाली ये किस में जाएगा? बिजनेस में। ये वाला सर, ये वाला दोस्त को दिया नहीं जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। मैं कह रहा हूं कि हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बोलो, जाएगा क्योंकि ओनर आप है ना। मैं इसका ओनर हूं, मैंने अपने दोस्त को किराए पे दिया रहने के लिए और वो बिजनेस करता है, बताओ ये क्या कहलाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक, क्योंकि मेरा दोस्त बिजनेस करे हमसे मतलब नहीं है, मैंने उसको किस पे दिया है? किराए पे दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? वो यही कहानी है पूरी। ठीक, कि अगर उस पोर्शन पे मैं बिजनेस करता होगा तो इसलिए लिखा है यहां पे क्या? कैरीड ऑन बाय हिम, यानी कि मालिक के द्वारा। अगर मालिक के द्वारा किया जाएगा तभी वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। ठीक, नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर मेरा दोस्त करे, मेरी बीवी करे, मेरे बच्चे कुछ करे, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किस पे दिया है? तो क्यों, वो तो अपनी वो मालिक है क्या? अरे मालिक नहीं है तो क्या? वो मालिक है। वाह, ओहो, सुन लो सुन लो सुन लो, बड़ी अच्छी कहानी बोल रही हो, सुन लो। फैमिली है, कोई दुनिया के लिए मालिक हो सकती है, इनकम टैक्स में मालिक नहीं हो। बस इनकम टैक्स में बस हाँ, जो है बस ओनर वही होगा जिसके नाम से घर होगा। अगर मेरी बीवी के नाम से घर है तो वो ओनर है, मेरे नाम से घर है तो मैं ओनर हूं। अब उसमें मेरी बीवी अगर बिजनेस कर रही है, ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बीवी अगर बिजनेस कर रही है, मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। हम उससे किराया लेंगे, कहीं किराया दो। ठीक, क्लबिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लबिंग वबिंग का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बता रहे कि मालिक का मतलब वो क्या होता है? ओनर वाला हिसाब किताब क्या होता है? जिसके नाम से घर है वही उसका ओनर होगा। ठीक, हो सकता है किराया जो हो मेरी बीवी को मिलता हो, हमारे हाथ में इवे नहीं करती लक्ष्मी। ठीक, रेंट पे दी हुई है, ऊपर रहती है एकदम सेठाइन की तरह, और क्या? फिर जितना रेंट आता है वो सब के सब किसको मिलता है? उसी को मिलता है, मेरे हाथ में आया ही नहीं। फिर भी टैक्स किसको भरना होगा? हमें। क्यों? क्योंकि मालिक कौन है? हम है। कहानी खत्म आई? चलो खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ये एकदम पूरा ये चारों चीजें वो याद रखना। ठीक, अब देखते हैं आगे। डीम्ड ओनरशिप, अभी हम थोड़ा रुक रहे हैं उसको, पहले हम लोग समझेंगे जीएवी क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। ठीक, डीम्ड ओनरशिप थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम लोग आराम समझेंगे। हेड डालो कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी।
ठीक है। चलो देखो, ये एक काम करो, हेडिंग लो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सीधे टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो उसमें सबसे पहले होता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से माइनस करते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक, ठीक, ये आता है आपका नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक, बाकी बता रहे लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आएगा आपका इनकम पब्लिक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस खत्म, कितना छोटा सा है, बस यही तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन में पढ़े थे, इतना लंबा था। ये आएगा सैलरी में, वो आएगा एडवांस सैलरी आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, प्रॉफिट ऑफ सैलरी आ जाएगी, बहुत सारी चीज था। इसमें सिर्फ यही 5 चीज, 1 2 3 4, 4 ही चीज बस, 5 भी नहीं, सिर्फ 1 2 3 4, यही 4 चीज अगर हम लोग समझ गए तो हमारा काम खत्म। ठीक है, अब आओ देखते हैं एक करके। सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू दी रहेगी, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? म्युनिसिपल टैक्स। अब ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं नगर निगम टैक्स। ठीक, नगर निगम वाला आता है ना, तो वो आपसे क्या लेता है? टैक्स लेता है, कर लेता है। कैसा कर लेता है? आपको वो वाटर सप्लाई दे रहा है, आपको वो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपको वो घर घर कूड़ा उड़ा सीवर उवर का जो सिस्टम होता है वो सब सही करता है। ठीक, तो म्युनिसिपल जो होता है कॉर्पोरेशन, नगर निगम महापालिका जिसको बोलते हैं, ठीक, वो आपको कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो उसके बदले में आपसे क्या लेता है? टैक्स लेता है, जिसको हम हाउस टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक, घर का टैक्स। ठीक, और वो आपको देना ही देना होता है। तो ये हर लोग जो भी आपका, अगर आपका घर म्युनिसिपल एरिया में आता है, एक तो होता है अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया। तो रूरल एरिया जो होता है वो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पे पक्की सड़कें तुमको हर जगह मिल जाएंगी, ना तो तुमको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। ठीक, ना तो तुमको कूड़ा उठाने वाला आएगा, गाड़ी उड़ी। ठीक, नगर निगम वाले आते हैं ना कूड़ा उठाने के लिए, वो सारी सुविधाएं आपको गांव में नहीं मिलती है, क्योंकि वो नगर निगम के एरिया में नहीं आता है। बट अगर आप शहर में रहते हो और अगर वो आपका म्युनिसिपल एरिया में आता है, तो वहां पे आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, वाटर सप्लाई उप्लाई टाइम से रहेगा। उसके बाद से आपको सीवर के अलावा जो आपका क्या कहते हैं, कूड़ा उड़ा उठाने वाले आते हैं। ठीक, सब कुछ आता है। तो ये सब जो म्युनिसिपल एरिया में आता है, तो ये सब चीज का ही वो आपसे क्या लेता है? टैक्स लेता है। आ गई बात समझ में? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। अब ये म्युनिसिपल टैक्स के लिए कहानी है। म्युनिसिपल टैक्स के लिए साफ साफ बोला गया है, और ध्यान से समझ लेना, इसको हम लिखवा भी देंगे। म्युनिसिपल टैक्स के लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन याद रखना, या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ऐसे कर सकते हो। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। पहला है आपका म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स is charged on municipal value। ठीक,
जो आपकी क्या होगी, म्यूनिसिपल वैल्यू होगी। ठीक। दूसरा, इट इज चार्ज ऑन पेड बेसिस, इट इज चार्ज ऑन पेड बेसिस। किस बेसिस पे होगा, पेड बेसिस पे। ठीक। और तीसरा होगा यानी कि नॉट ऑन ड्यू बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस। और तीसरा होगा पेड बाय द ओनर, नॉट बाय द टेनेंट। ठीक है, ये तीन बातों का ध्यान हमको रखना हुआ है म्युनिसिपल टैक्स के लिए। पहला क्या है, म्युनिसिपल टैक्स या तो अगर आपको अमाउंट दे तो अमाउंट दे दिया, लेकिन अगर आपको अमाउंट नहीं दिया होगा तो म्युनिसिपल टैक्स इज चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि जो म्युनिसिपल वैल्यू होगा उसका 10%, 12% जितना बोलेगा उतना परसेंट निकाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख, तो ये तो हमको दे दिया। लेकिन अगर मान लो म्युनिसिपल टैक्स बोलता है 12% और आपको अमाउंट नहीं दिया बल्कि म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है आपको 1 लाख, तो 1 लाख का कितना निकाल दोगे, 12%। तो 12% फिक्स होता है, 10%, 8%, 4%। ठीक। दूसरा क्या लिखा है, इट इज चार्ज ऑन पेड बेसिस, यानी कि जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा कि इसने म्युनिसिपल टैक्स इतना पे किया तब तक हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करेंगे। यानी कि लिख दिया अगर क्वेश्चन में कि म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 12% ऑन 1 लाख, तो 1 लाख में 12% ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं हुआ है, तो जब अगर पे नहीं हुआ होगा तो माइनस नहीं करेंगे। फिर सुन लो, पेड बेसिस पे होगा, यानी कि अगर 1 लाख का म्युनिसिपल वैल्यू है और 12% क्या है, ड्यू हुआ है, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो अगर आपने पे नहीं किया है तो माइनस नहीं होगा। उसी तरीके से बोल दिया क्वेश्चन में कि आपने 3 साल का एरियर एक ही बार में पे कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का 12% कितना आया, 12,000, 3 साल से ड्यू था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो 3 साल तो माइनस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तीसरे साल आपने पे किया 36,000, तो कितना माइनस हो जाएगा, 36,000। सीधी बात है, यानी कि किस बेसिस पे होगा, पेड बेसिस पे, जितना आपने पे किया उतने के हिसाब से। इतनी बात समझ में आई। तीसरा है पेड बाय दी, मालिक को पे करना जरूरी है, मालिक को पे करना जरूरी है। अगर मेरा किराएदार हर महीने म्युनिसिपल टैक्स पे करता है तो वो माइनस नहीं होगा। अगर मेरा किराएदार हर महीने क्या पे करता है, टैक्स, देखो किराएदार से हम 2 बात कर सकते हैं। या तो मैंने बोला हम हर महीने 20,000 रुपया रेंट लेंगे, ठीक, अब 20,000 रुपया हर महीने लेंगे तो साल भर का हमको कितना मिल गया, 2,40,000। सरकार ने बोला चलो 20,000 रुपया तुम जमा करो म्युनिसिपल टैक्स, तो जो 2,40,000 हमको मिला होगा उसी में से मैंने 20,000 क्या कर दिया, पे कर दिया। दूसरी चीज, मैंने उसको बोला कि हमको हर महीने कितना दो, 2 लाख, हर महीने कितना दो, 20,000, कितना उसने दिया, 2,40,000। अब मैंने बोला कि जाओ बेटा क्या पे करके आओ, म्युनिसिपल टैक्स। किराएदार अगर खुद जाकर के पे करता है तो वो माइनस नहीं होगा। अगली बात समझ में, देगा तो वही ना, क्योंकि मैंने रेंट उससे क्या किया है, रेंट उसको हटा करके लिया उससे, ठीक, तो वही आपकी टोटल क्या है, इनकम आपको 2,40,000 ही पड़ रही है। आ रही बात समझ में। पहले वाले केस में हमको इनकम कितनी पड़ी है, एक्चुअल में 2,20,000। क्यों, क्योंकि हमको 2,40,000 मिला, 20,000 मैंने जमा कर दिया, तो मुझे एक्चुअल में इनकम कितनी हुई, 2,20,000। दूसरे वाले केस में मुझे कितना मिल रहा है, 2,40,000, 20,000 कौन जमा कर रहा है, तो एक तरह से मुझे कितनी इनकम हो रही है, 2,60,000 की। एक तरह से यही तो हुआ। या ये कह सकते हो कि 2,40,000 की हो रही है, 20,000 अगर वो जमा करे तो एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी है, 2,40,000 ही है। पर माइनस तो नहीं होगा ना, माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टेनेंट बैक पे कर रहा है, तो 2,40,000 ही रहेगा, उसमें से माइनस नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, पक्का, कोई दिक्कत। या तो इस तरह से और अच्छे समझ आते, ये समझ सकते हो कि हमने बोला कि पहले वाले केस में तो 2,20 हमको मिला ही, दूसरे वाले केस में हम क्या करें कि मुझे हाथ में 2,20 दो और 20,000 रुपया कहां जमा कर देना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो एक्चुअली मुझे कितना मिल रहा है, 2,20, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 2,20 माइनस कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि कौन पे कर रहा है, वो पे कर रहा है। तो मेरे और टेनेंट के ऊपर से क्या हिसाब किताब बनता है, उसके हिसाब से। मान लो सपोज हम फॉरेन में रहते हैं, हम नहीं आते हैं बार बार, तो मैंने अपने किराएदार को ही बोल दिया कि क्या करना, हर महीने या हर साल टैक्स जमा कर देना, कहानी खत्म। तो म्युनिसिपल टैक्स के लिए 3 चीज याद रखना। पहला क्या है, किस पे चार्ज होगा, म्युनिसिपल वैल्यू पे। दूसरा क्या है, पेड बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे नहीं होगा। और तीसरा क्या है, ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए, टेनेंट के द्वारा पे नहीं होना चाहिए।
ओनर तो आप मतलब वो तो कर रहे हैं ना, ओनर तो पे नहीं कर रहा तो है। वहाँ पे माइनस अगर ओनर नहीं के द्वारा होगा तब माइनस होगा, अगर ओनर नहीं किराएदार करेगा तो माइनस नहीं होगा। ठीक, यानी कि जीएवी में से माइनस कुछ नहीं होगा अगर मेरा टेनेंट पे कर रहा होगा तो। खत्म। इसको माइनस करने पे क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हमको पता है तो उसमें से मैंने क्या कर दिया? म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब, और हमारा क्या जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू का मुझे क्या माइनस करना है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? तो देखो क्या होता है, नॉर्मली जब हम घर किराए पे देते हैं तो मान लेते हैं हमको साल भर में 10,000 रुपया 10,000 रुपये दिए हैं, तो साल भर में मुझे कितनी इनकम हुई? 1,20,000 की इतनी इनकम हुई। अब इस साल भर में क्या हुआ? मैंने 2 बार बिजली का तार चेंज करवाया, ठीक, मैंने 2 बार घर को रिपेयर करवाया, मैंने 2 बार पेंट करवाया, ठीक, मैं इसका इंश्योरेंस पे करता हूं घर का, ठीक, मैं कुछ और भी खर्चे होते हैं, ऑपरेशनल खर्चे होते हैं वो पे करता हूं घर से रिलेटेड। तो अगर मान लो कि मैंने कुछ इंश्योरेंस करवाया, कुछ रिपेयर करवाया, कुछ और भी काम हम करवाया घर पे ही, तो बताओ उस इनकम में से ये खर्चे माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अगर मैंने इस घर को सही सलामत रखने के लिए मैंने 40,000 रुपया खर्चा किया, तो जल्दी से बताओ मुझे इनकम 1,20 की हुई कि मुझे इनकम एक्चुअल में केवल कितनी की हो रही है? 80,000। यही तो हो रही है भाई, खर्चा हो गया, बाकी सब लॉजिकली समझो। ठीक है, 1,20 की मुझे इनकम है, अगर मैं 40,000 रुपया इस घर को मेंटेन करने के लिए खर्चा करता हूं तो भाई उसमें से माइनस करोगे ना कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अब इनकम टैक्स पहले बोला था कि ठीक है माइनस कर देंगे, अब सब के सब बिल लेकर के दौड़ के भागते थे, हम इतना खर्चा किया, हम इतना खर्चा किया, हम इतना खर्चा किया, मुझे माइनस करो माइनस करो। तो कुछ लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा खर्चा दिखाते थे, कुछ लोग कम भी दिखा देते, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सरकार ने ये सब तामझाम क्या कर दिया? हटा दिया। सरकार ने बोला कि तुम जितना भी खर्चा करोगे हमसे मतलब नहीं है, चुपचाप से हमसे कितने का छूट ले लो 30%। बस, और अपना मुंह बंद कर लो। ठीक, तुम रिपेयर करवाए, तुम इंश्योरेंस पे किए, तुम क्या किए, हमसे मतलब नहीं है, हमको बिल कुछ भी नहीं चाहिए। तुम तो बिल कुछ बनवा के दे दोगे। अब पता चला 1,20,000 की इनकम हो रही, तुम 60,000 का बिल दिखा दिए। आ रही बात समझ में? तो 60,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो इतना तामझाम से मैंने बोला कि साहब हम 30% मानेंगे कि तुम्हारा जो इनकम होती है उसका 30% क्या जाता है? खर्चा हो जाता है। अब तुम खर्चा करो या ना करो हमसे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स ये मान लेता है कि तुमसे मतलब ये मान के चलता है कि तुम्हारा 30% क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ठीक, तो जितना खर्चा करोगे वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे सैलरी में मिलता है ना 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन, लास्ट में सब कुछ इनकम निकालो, उसमें से 50,000 हम क्या कर देते हैं? ये मान लेते हैं कि तुमने बहुत तामझाम खर्चा किया होगा, अब हमको बिल फिल दिखाने की जरूरत नहीं है कितना तुमने खर्चा किया, सीधे 50,000 की क्या ले लो? छूट। अब तुमने कोई सैलरी से रिलेटेड खर्चा किया हो या ना किया हो कोई मतलब नहीं है, तुमको कितने की छूट मिलेगी? 50,000 की। उसी तरीके से इसमें कितने की छूट दे दी गई? नेट एनुअल वैल्यू की जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30%, यानी कि जो एनुअल वैल्यू थी हम मान लेते हैं कि तुमने इतना पैसा कहां खर्चा किया है? बिल्डिंग पे कर दिया होगा, ताकि तुमको प्रॉपर इनकम आती रहे। तो 30% क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, अच्छा ये लास्ट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पे हमको चर्चा करनी है, बहुत लंबा एक पूरा टॉपिक है, एक क्लास का है। ठीक, फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझ लेते हैं। अगर मान लो मैंने लोन लेकर के घर बनवाया है, लोन लेके क्या बनवाया है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ना? बोलो। घर बनवाने के लिए मैं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि घर से रिलेटेड ही खर्चा है। ठीक, और इनकम भी हमको किससे हो रही है? घर से हो रही है। तो जो घर से इनकम हो रही है और जो हम ये खर्चा कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये लोन कौन सा होगा? घर बनवाने के लिए मैंने क्या लिया है? लोन लिया है। घर को कंस्ट्रक्ट कराने के अलावा घर में मान लो सपोज हम एक्सटेंशन कराते हैं, 1 से 2 बिल्डिंग करवाते हैं या रिनोवेशन कराते हैं, पूरा चेंज करवाते हैं, तो उन सब के लिए अगर मैंने लोन लिया होगा तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। ठीक, यानी कि जीएवी उसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खत्म है ना? आसान चैप्टर। कुछ है इसमें? ठीक, ये नोट कर लियो क्या तुम लोग?
नहीं सर। नोट कर लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। चलो देखो जीएवी कैसे निकालते, देखो सबसे पहले हमने बताया था कि अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले क्या था, जीएवी था ना। और अब जीएवी कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझो। एक होता है आपका म्युनिसिपल वैल्यू और एक होता है आपका फेयर वैल्यू। ठीक, म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड होता है और फेयर वैल्यू जो मार्केट वैल्यू भी एक तरह से कह सकते हैं कि आसपास में क्या वैल्यू चल रही है। ठीक, तो म्युनिसिपल वैल्यू अगर आपको दिया है और क्या दिया हुआ है, फेयर वैल्यू, तो इन दोनों में से जो क्या होगा, हाई होगा, उसको हम क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 1। एक्सपेक्टेड रेंट 1 क्या? एक्सपेक्टेड मतलब मान लेते हैं कि अभी एक्सपेक्ट यही चलेगा, यही रेंट होगा। अगर ये दोनों आपको दिया है तो पहले देखोगे कि इन दोनों में से हाई कौन सा है। जो इन दोनों में से हाई होगा उसको क्या बोलोगे, एक्सपेक्टेड रेंट 1। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट 1 निकल के आया है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों में से जो क्या होगा, लेस होगा, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2। इन दोनों में से जो हाई होगा एक्सपेक्टेड रेंट 1, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो कम होगा वो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रेंट 2। एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट में जो दोनों में से कम आएगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2। और एक्सपेक्टेड रेंट 2 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, यानी कि जो एक्चुअल रेंट दिया होगा, और इन दोनों में से जो क्या होगा, हाई होगा, वो आपका होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आ गई बात समझ में। सर एग्जांपल मैंने कहा, मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू थी 1 लाख और फेयर वैल्यू थी 1,20,000। ठीक, तो इन दोनों में से जो क्या होगा, हाई, तो हाई क्या निकला, 1,20,000, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया, 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट था आपका 90,000, क्या था, 90,000। तो 1,20,000 और 90,000 विच एवर इज लेस, यानी कि 90,000। और फिर 90,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, और मान लेते ये कितना था, 1,20,000। तो इन दोनों में से जो हाई होगा, तो हाई क्या है, तो ये आपकी जीएवी हो जाएगी। खत्म। अच्छा, व्हाट विल बी योर आंसर अगर ये नहीं है तो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो नहीं सर, आपने बोला था ना, बोलो। सिर्फ नहीं सीखेगा। अगर मैंने इसको गायब कर दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा, 1 लाख। 1 लाख कैसे आएगा, जी हाई तो वही है, 1 लाख और 0, इन दोनों में से हाई क्या है, 1 लाख। फिर 1 लाख को किससे कंपेयर करोगे, 90,000 से, विच एवर इज लेस, तो क्या आएगा, 90,000। अच्छा, हम तुमसे ये पूछेंगे कि इन दोनों में से एक तो गायब हो गया, वही लगा, इतना आसान चीज तुम लोग। मेरे को फोन वाला तो मुझे ये बताओ, ये कोई तुमसे पूछेगा क्यों कि इन दोनों में से अगर कोई एक नहीं है तो ये, क्यों, हमें लगा आप पूछ रहे हैं तो अच्छा ठीक, कैसे पूछिए। हाँ। इतनी बात समझ में आई। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1,20,000। अगर मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू भी नहीं दिया, तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, नहीं, अभी कहाँ है? यहाँ नीचे पे वाला है। दिए कि नहीं? नीचे वाले दिए हैं। वो बस दोनों नहीं है ना, तो 1,20,000। 1,20,000, क्योंकि इन दोनों में कुछ है ही नहीं, तो 90,000 ही आएगा। और 90,000 को किससे कंपेयर करेंगे, 1,20,000, तो 1,20,000 आ जाएगा। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कि ये 1 लाख दिया हुआ है और ये 1,20,000 नहीं दिया है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। ये 1 लाख दिया हुआ है, ये 90,000 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, 90,000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1,20,000 दिया है, अब क्या आएगा आंसर, 1,20,000 से 90,000। 90,000 ही आएगा। ठीक, ये 90,000 नहीं दिया है और ये दिया हुआ है 1 लाख, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, 1 लाख। 1,20,000। ठीक, क्यों? इन दोनों में से विच एवर इज हाई, तो हाई क्या आएगा, 1,20,000, ये है नहीं तो लोग का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। 1,20,000 और 1 लाख विच एवर इज हाई, तो हाई क्या होगा, 1,20,000। आ गई बात समझ में, पक्का। मैंने बोला यही सब चीज यहाँ पे भी 90,000 भी है यहाँ पे, और मैंने बोला रेंट जो है वो 10,000 पर मंथ है। बताओ आंसर क्या आएगा, 90,000। बताओ आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर, 90,000।
आंसर विल बी 1,20,000। 20,000 क्यों? ये 10,000 पर मंथ है, हर मंथ है ना, हम तो ठीक। नहीं देते हैं। 10,000 पर मंथ है, लेकिन केवल 6 ही महीने का पे किया है, तो 6 से बाकी 6 महीना पे ही नहीं किया है। तब 90,000 तब बताओ 10 यहाँ पे क्या लिखा है? कितना रिसीव हुआ है? तो रिसीव हुआ नहीं है, रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग भी ले लिया जाएगा जो अभी नहीं मिला है, मतलब ठीक। जितना रेंट रिसीव हुआ यानी कि 1,20,000 ही रहेंगे। आ रही बात समझ में? 6 ही महीने के लिए मैंने घर किराए पे दिया था। अब बताओ, 6 ही महीने के लिए घर किराए पे था ही, और 10,000 पर मंथ के हिसाब से है। 6 ही महीने के लिए किराए पे तो घर था, यानी कि मैंने घर ही लिया है। हाँ, 60,000 मिलेगा ना। अब ये तो 60,000 हो जाएगा, लेकिन इस केस में याद रखना हर चीज 6 महीने से हो जाएगा, अच्छा। यानी कि ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। आगे बात समझ में? तो सर मतलब वो अगर मेरे पास घर ही 6 महीने रहा होगा, अगर मेरे पास घर ही 6 महीने रहा होगा, तो उस केस में सारी चीज क्या हो जाएगी? 6 महीने के वाली, भले सर पर मंथ उसमें दिया है 6 महीने, कुछ भी दिया, ठीक। कोई दिक्कत, ये पक्का याद रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा ना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन देखो यार, रुको एक छोटी सी चीज बता देते हैं, रुक जाओ। इसको अच्छा लिख लो।